हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें आज एक नए जिले का पेपर लेकर आया हूं। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेता हूं। इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है। ये देखिए आप, ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले पेपर्स में नहीं आए थे, तो कुछ क्वेश्चन अलग है। पहला, मानव भूगोल किस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है? मानव भूगोल की विचारधाराएं। देखिए, मानव भूगोल की विचारधारा की बात करें, अगर विशेष विचारधाराओं की बात करते हैं, तो हम केवल नियतिवाद की बात कर लेते हैं, जो प्रमुख विचारधारा है जिसमें पूरी भूगोल टिकी हुई है। हम संभववाद की बात कर लेते हैं, संभववाद की बात कर लेते हैं। हम नवनियतिवाद की बात कर लेते हैं, नवनियतिवाद की बात कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि 1970 में जब भूगोल मात्रात्मक क्रांति में था, यानी कितनी जनसंख्या है, कितना विकास हुआ है, कितनी जनसंख्या है, कहां पर कितने मरुस्थल है, केवल मात्रा जान रहा था, गुणात्मक पक्ष पर इसका ध्यान नहीं था। तो उस मात्रात्मक क्रांति के विरोध में 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के विरोध में मात्रात्मक क्रांति के विरोध में तीन विचारधाराओं का उदय होता है। पहला है कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा, दूसरा था आपका व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, और तीसरा था आपका आमूलवादी, जिसको रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। आमूलवादी या फिर रेडिकल विचारधारा। यहां पर यही पूछा गया है, क्वेश्चन देखेंगे आप कि मार्क्स का प्रभाव किस पे है। देखिए, कल्याणपरक विचारधारा में मनुष्य के कल्याण को देखा गया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो स्वच्छता या उसकी शिक्षा है, स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दिया जाए, हमको उस विकास पर ध्यान देना है। व्यवहारवादी के अंदर हमने जो विभिन्न जो पक्ष होते हैं, जैसे धार्मिक पक्ष होता है, भाषाई पक्ष होता है, उसके आधार पर अध्ययन की बात की गई है कि हमको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इसके आधार पर भूगोल का अध्ययन करना होगा। जबकि आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा ये एक तरीके से विरोध का प्रतीकात्मक है, और ये मार्क्स के सिद्धांत पर टिकी हुई है, जिसमें उन्होंने पूंजीवादी और जो मजदूर पक्ष है उनके बीच विरोध को दिखाया गया है। उनको बताया है गया है कि अगर पूंजीवादी जो है उनका उद्देश्य केवल पूंजी कमाना है और मजदूरों का शोषण करना है, तो अगर इसको बदलना है तो इस विचारधारा में बताया उन्होंने आमूलवादी विचारधारा, जिसमें उन्होंने उनके विरोध को बताया गया है, जिसमें उन्होंने क्या किया गया है, पूंजीवादी जो लोग हैं उनके उनके विरोध को, उनके प्रति विरोध को बताया, किसका? मजदूरों के विरोध को। और कहा गया है कि मजदूरों के उनकी जो आधारभूत आवश्यकता है उन पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न बनता है वो है आपका आमूलवादी। क्या नाम है? आमूलवादी, जिसका दूसरा नाम है रेडिकल विचारधारा। 21 शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? आंसर है 600 करोड़। कितनी? 600 करोड़। याद रखिएगा, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ दर्ज की गई है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में घास के मैदानों को, देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय ये घास के मैदान है। ये पाए कहां जाते हैं? ये पाए जाते हैं 30 डिग्री से ये आपके 45 डिग्री अक्षांश के मध्य, नॉर्थ भी और साउथ भी। तो अपन बात करते हैं, जैसे पहला तो अपने प्रेरी है। कौन सा है? प्रेरी, जो कहां पर है? यूएसए में है। ये नक्शे में भी आ सकता है बेटा। दूसरा है आपका स्टेपिज है। कौन सा है? स्टेपिज। ये आपके मध्य एशिया, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहां पर साइड में। तीसरा मध्य एशिया में। तीसरा आपका है, ये तो अपने उत्तर में चले गए, अब हम दक्षिण में आते हैं, तो पंपास की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? पंपास की, जो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है। हम इसके बाद में हम वेल्स की बात करते हैं। वेल्स की, वेल्स कहां पर है? आपके दक्षिण अफ्रीका में है। अच्छा, और हम बात करते हैं डाउन्स की। किसकी बात करते हैं? डाउन्स की। और डाउन्स कहां पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। और एक और हम बात करते हैं, जिसका नाम है कैंटबेरी। क्या नाम है? कैंटबेरी। ये कहां पर है? न्यूजीलैंड में। कहां पर है? न्यूजीलैंड में। तो आप क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? अभी पढ़ा हमने अर्जेंटीना में घास के मैदान को, अभी आपने इसमें देखा है। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। तुम्हारा उत्तर होगा पंपास। कैंटबेरी कहां पर? न्यूजीलैंड में। प्रेरी कहां पर? यूएसए में। वेल्स कहां पर? साउथ अफ्रीका में। ओके। परिवहन दूरी का प्रकार नहीं है, किलोमीटर भी है, समय दूरी भी है, समय के साथ क्या आती है? लागत दूरी है, विश्राम दूरी नहीं है। परिवहन दूरी का प्रकार विश्राम दूरी नहीं है। नीरू मीरू कार्यक्रम में मीरू का क्या अर्थ है? देखिए, क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा प्रश्न बनता है कि नीरू मीरू क्या है। आपका प्रश्न बनता है कि नीरू मीरू क्या है।
तो आप कहते हैं भैया जल संभर कार्यक्रम है, जल संभर कार्यक्रम है। ठीक है। अच्छा, ये कहां चलाया गया था? ये चलाया गया है आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। कहां पर चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में। इसमें नीरू का अर्थ क्या है? जल है, और मीरू का अर्थ क्या है? आप है। अगर आप इस तरीके से भी लिखते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो एबेसिडम है, तो भी आपके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और जल संभर कार्यक्रम क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो जल दिख रहा है आपको, यानी धरातलीय जल और जो भूमिक जल जल के अंदर है, उसका प्रयोग हमको मितव्ययता के साथ करना है, बुद्धिमत्ता के साथ करना है, जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए अलोनीय जल बच जाए। ये जल संभर कार्यक्रम है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कुल कितने प्रमुख पतन है? हमारे जो कुल प्रमुख पतन है वो 12 हैं, है ना? जिसमें हम मुंबई पतन की बात कर लेते हैं, हम कोलकाता पतन की बात कर लेते हैं, हम विशाखापट्टनम की बात कर लेते हैं, हम तूतीकोरन की बात कर, ये प्रमुख पतन है, ये अपन देखें। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई? इसके बारे में थोड़ा अच्छा विस्तार से पढ़ते हैं हम। सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 7 मई 1960 को। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जो सीमावर्ती सड़कें होती क्या है, ये समझिए आप, कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सारे जो सड़कों का निर्माण होता है उनको सीमावर्ती सड़कें बनाते हैं। तो ये सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करता है, ये सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करता है। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे। और निर्माण के साथ में क्या करता है? उनका रखरखाव भी करता है, उनका रखरखाव भी करता है। ये नहीं कि निर्माण कर दिया, रखरखाव भी करता है। और साथ ही बर्फ हटाने का काम भी करता है, क्योंकि पहाड़ों पर करता है ना, तो बर्फ हटाने का कार्य भी करता है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कब स्थापना हुई? तो 1960 में, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरिसन नगर का उदाहरण। ये गैरिसन नगर क्या होता है पहले बता चुका हूं। ब्रिटिश काल में बनाए गए ऐसे नगर जिनका उद्देश्य सैनिक उद्देश्य से था, सामरिक महत्व के हिसाब से था। वहां पर आपके आपके जो हथियार है वो रखे रहते थे, सैनिक छावनियां रहती थी। और इनमें उदाहरण जैसे मान लीजिए अंबाला है, जालंधर है, उधमपुर है। उधमपुर आपके जम्मू कश्मीर में, अंबाला आपके हरियाणा में है, जालंधर पंजाब में है, पुरी पुरी उड़ीसा में है, जो एक गैरिसन नगर नहीं, एक सांस्कृतिक नगर है, ऐतिहासिक नगर में, जगन्नाथपुरी, है ना? आप समझ सकते हैं। मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा मानव गरीबी सूचकांक अधिक विश्वसनीय माप है, क्यों? ये समझिए आप। देखिए हम इसको यूं समझते हैं, पहले आपको पता है मानव विकास की अवधारणा दी महबूब उल हक साहब ने दी। उन्होंने बताया कि विकल्प में वृद्धि करना ही मानव विकास है। उन्होंने 3 आधार पर बताया था कि अगर मानव विकास को नापना है तो 3 आधार उन्होंने बताए। उसी के आधार पर ही यूएनडीपी प्रतिवर्ष 1990 से क्या करती है? रिपोर्ट जारी करती है। 3 आधार क्या था? जीवन प्रत्याशा था, स्वास्थ्य जीवन जीने की दर थी। दूसरा आपका शिक्षा था, 7 वर्ष से ऊपर के जो आयु के जो लोग 7 जो पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं। और तीसरा प्रति व्यक्ति आय था। ठीक है। लेकिन एक पक्ष देखा गया, ये यूएनडीपी जारी करता है ये रिपोर्ट, लेकिन ये मानव विकास को बताता है, लेकिन मानव विकास की कमी को नहीं बताता है। अगर मानव विकास की कमी को देखना है तो आपको मानव गरीबी सूचकांक निकालना पड़ेगा। इसने कहा वो ज्यादा विश्वसनीय माप है, क्यों? मुझे बताइए, अगर हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल होशियार बच्चों पर ध्यान दूं, जिन बच्चों को कमी है, जिन बच्चों को कुछ सीखना है, उन पर ध्यान नहीं दूं, तो क्या ये विश्वसनीय पढ़ाई होगी? क्या एक उपयोगी पढ़ाई होगी? नहीं होगी। तो मानव गरीबी सूचकांक की विश्वसनीय नाप है, क्योंकि उसमें जब आप उन जिन क्षेत्रों में कमी रही उनको माप रहे हैं, तो जो अच्छे हैं वो तो बेहतर है ही पहले से। तो आप इसमें लिखेंगे कि मानव किसी भी क्षेत्र में, मतलब यूएनडीपी प्रतिवर्ष 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन मानव विकास में केवल मानव विकास को नापा जाता है, मानव विकास की कमी को नहीं नापा जाता। इसको करने के लिए यूएनडीपी मानव गरीबी सूचकांक जारी करती है। मानव गरीबी सूचकांक जारी करती है, जो बिना माप का आय है, जो बिना माप वाला आय, बिना माप वाला, मतलब इसमें कोई आय नहीं होती है, बिना आय का माप है, बिना आय का माप है, इसमें कोई पैसा देखा नहीं जाता है। और ये जारी करती है, विश्वसनीय है। ये जारी कैसे करते हैं? पहला तो होता है कि जो 40 वर्ष से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उन लोगों को इनमें शामिल किया जाता है। 40 वर्ष से पहले जीवन प्रत्याशा का स्तर आ गया। आपके इसके अंदर निरक्षर जो होते हैं, निरक्षर जो लोग होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाए, तो निरक्षर जनसंख्या को इसमें शामिल किया जाता है, निरक्षर जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तीसरा, अल्प भार वाले जो बच्चे होते हैं,
उनको शामिल किया जाता है, उनको देखा जाता है कि भाई उस क्षेत्र में अल्पाहार वाले बच्चे हैं क्या, है ना। और चौथा आपके पास रहता है कि स्वच्छ जल तक आपकी पहुंच है क्या, स्वच्छ जल तक पहुंच की कमी, अगर आपकी पहुंच नहीं है, कमी है, तो उसको भी देखा जाता है। तो मानव गरीबी सूचकांक वाकई में एक विश्वसनीय माप है, जिसमें मानव विकास की कमी को भी मापा जाता है। और इन चार पक्षों के आधार पर 40 वर्ष से पहले की जिनकी मृत्यु रहती है उनको, निरक्षर जनसंख्या को, अल्प भार वाले बच्चों को, और स्वच्छ जल तक पहुंच वाली कमी वाली क्षेत्रों को इसमें नापा जाता है। अगला, कृषि व्यापार किसे कहते हैं। देखिए, थोड़ा बदल दिया है इसको, क्वेश्चन वही है। अब आप सोचेंगे कृषि व्यापार तो पढ़ा नहीं। भैया, आपने कृषि के दो प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ा था जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। और जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की थी। एक तो थी आपकी हम क्या कह सकते हैं उसको, आदिम काल, आदिम कालीन कृषि, जिसको स्थानित्र कृषि कहते हैं। और दूसरा था आपका गहन जीवन निर्वाह कृषि। लेकिन एक पक्ष हम चले गए थे, उसका नाम था व्यापारिक कृषि। और ये जो व्यापारिक कृषि है, यही कृषि व्यापार है। आप इसमें क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, जब कृषि का उद्देश्य व्यापार हो तो उसे व्यापार कृषि कहते हैं। इसके अंदर खाद्यान्न के साथ में नगद मूल्य वाली फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर उच्च तकनीक का, अधिक पूंजी का व कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप इस क्वेश्चन में देखिए, आप कृषि व्यापार किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है। तो आप इसमें लिखेंगे कृषि व्यापार, ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें उसका उद्देश्य व्यापार होता है। इसमें खाद्यान्न फसलों के साथ में नगद फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट ये कह सकते हैं, इसमें कृषि के यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। ये कृषि, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये कृषि कहां पर की जाती है, विशेषकर यूरोपीय देशों में की जाती है। कहां पर की जाएगी, यूरोपीय देशों में ये कृषि की जाती है। तो आप 4-5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत पोषण विकास की क्या परिभाषा दी है। थोड़ा सा हम जब इसे पढ़ेंगे सतत पोषण विकास को, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 1968 में क्या होता है, एक विद्वान होते हैं एयरलिच, वो अपनी पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम है द पॉपुलेशन बम। द पॉपुलेशन बम। वो बताते हैं कि जनसंख्या वो बम की तरह विस्फोट कर रही है। तभी 1972 के अंदर एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है मेडोज, और वो लिखते हैं पुस्तक, उसका नाम है द लिमिट्स टू ग्रोथ। ये आप याद रख लीजिएगा, द लिमिट्स टू ग्रोथ। यहां पर सबसे पहले आधुनिक या आपके सतत पोषणीय विकास की बात की गई थी। सतत पोषणीय विकास की बात की गई थी। लेकिन आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ सब इसमें काम करता है, वही कई सालों से पर्यावरण के बारे में देख रही है। जब जनसंख्या के बारे में देखा तो 1900 मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था की संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, उसका नाम है WECD, वर्ल्ड, है ना, एनवायरमेंट डेवलपमेंट कमीशन, यानी विश्व पर्यावरण विकास आयोग। विश्व पर्यावरण विकास आयोग। ये संस्था क्या कर रही है, 1987 में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट का नाम था द कॉमन फ्यूचर, द कॉमन फ्यूचर। और ये जो द कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत करी, इसके जो इस रिपोर्ट के यानी इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे बर्टलैंड, नॉर्मन बर्टलैंड। इसलिए इसको बर्टलैंड रिपोर्ट कहा गया। क्या कहा गया, बर्टलैंड रिपोर्ट कहा गया। और इस बर्टलैंड रिपोर्ट में इन्होंने परिभाषा दी और इन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित करते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। यानी इन्होंने क्या बताया, सतत पोषण विकास क्या है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करते हुए, बचाते हुए, संरक्षण करते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही, आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या है, सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, तो आप समझिए यहां पर 2-3 चीज आ गई। ये आपने ये चीज भी देख ली। परिभाषा जब आप इसमें लिखेंगे, इसमें इतना नहीं लिखना, आपको लिखना है विश्व पर्यावरण विकास आयोग, है ना। इसके जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री बिटलैंड थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी द कॉमन फ्यूचर, जिसमें उन्होंने सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी है कि
वर्तमान मतलब भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित करते हुए वर्तमान पीढ़ी के लिए आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, ये सतत पोषण विकास है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व क्या है? कायिक व कृषि घनत्व का सूत्र लिखिए। देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या है, कई परिभाषा बनती है इसकी। पहली बात तो आप समझेंगे जनसंख्या घनत्व क्या है, क्यों निकाला जाता है, आप समझिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, हम हमारा जो जनगणना आयोग है वो जनसंख्या घनत्व निकाल रहा है, वृद्धि निकाल रहा है, तो क्यों निकाल रहा है, क्या होता है, इसको यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र होता है, उसकी पोषण की क्षमता होती है, कितनी जनसंख्या का वो भरण पोषण कर सकता है। अब ये पोषण की क्षमता कैसे मालूम पड़ेगी? ये मालूम पड़ेगी उस क्षेत्र की जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात से पता लगेगी। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या हो गया, आप इसमें लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, पोषण क्षमता सीमित होती है। इसे निकालने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात को निकाला जाता है, जिसे ही पोषण घनत्व कहते हैं, जिसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। माफ कीजिएगा, क्या लिखेंगे इसमें आप? किसी भी क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है, अतः उस क्षेत्र की जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके द्वारा भविष्य की योजना तैयार की जाती है। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा हो गई, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या और धरातल का अनुपात, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या व धरातल का अनुपात क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तीसरी परिभाषा और हो गई कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तीन परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या पूछा, सूत्र में लिख देंगे। अब इसने पूछा कि कायिक घनत्व और कृषक घनत्व क्या होते हैं। क्योंकि मैं आपको घनत्व की बात करता हूं। पहला घनत्व होता है गणितीय घनत्व, मैं आपको तीनों सारे घनत्व बताता हूं आपको। पहला होता है हमारा गणितीय घनत्व, दूसरा हमारा होता है आर्थिक घनत्व, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, आप समझिएगा। तीसरा होता है आपका कायिक घनत्व, जो ये पूछ रहा है, कायिक घनत्व सूत्र पूछ रहा है केवल। चौथा होता है आपका कृषक घनत्व, कौन सा? कृषक घनत्व। और पांचवा आपका होता है पोषण घनत्व। अब देखिए, गणितीय घनत्व वही है जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सामान्य घनत्व कहते हैं, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब आता है आर्थिक घनत्व। देखो, आर्थिक घनत्व समझिए कि जनसंख्या तो कुल है, यहां पर तो आपने गणितीय घनत्व निकाल लिया। इस कुल क्षेत्रफल में खेत भी आ गए, इन कुल क्षेत्र में आपके मकान भी आ गए, यहां पर आपके मरुस्थल भी आ गए, पानी भी आ गया, सागर भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन आर्थिक घनत्व में क्या होगा? पैसा कहां से कमाएंगे आप बताइए? संसाधनों से कमाएंगे। संसाधन क्या होते हैं? जो वस्तु के उपयोग में आते हैं, मनुष्य के उपयोग में आते हैं। तो यहां पर सूत्र चेंज हो जाएगा, यहां पर कुल जनसंख्या तो देंगे हम, लेकिन नीचे आ जाएगा कुल संसाधन जो मनुष्य के उपयोग में आ रहे हैं, वहीं से तो पैसा कमाएंगे आप। तो यहां चेंज हो गया। क्लियर? रटना नहीं। आर्थिक। अब आता है कायिक घनत्व और कृषक घनत्व। समझिए आप, देख, कायिक घनत्व कृषक घनत्व में क्या है, इतना ही फर्क है। कृषक किसान क्या होते हैं कि जनसंख्या खेती करते हैं, खेती से उपज होती है जो हम उसको खाते हैं। तो क्या आप कृषि पर निर्भर नहीं है? किसान तो खेती कर रहा है, तो किसान तो उस पर निर्भर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कृषक जनसंख्या। लेकिन किसान कहां पर? भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, यहां पर आ जाएगा, सॉरी, कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल कोई सा भी, जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए नकदी फसलें हो रही, खाद्यान्न फसलें सब हो रही है। लेकिन कायिक घनत्व में कृषक नहीं आएगा, कुल जनसंख्या आ जाएगी। यहां क्या आ जाएगी? कुल जनसंख्या आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप खेती नहीं कर रहे, लेकिन आप भी तो कृषि पर निर्भर है, भोजन तो कर रहे हैं। तो यहां पर कुल जनसंख्या आ जाएगी और नीचे आ जाएगा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। तो यानी यहां पर फर्क यही है कि यहां पर तो किसान जनसंख्या आएगी और यहां पर कुल जनसंख्या आएगी। नीचे कृषि भूमि का क्षेत्रफल आएगा। दोनों में ये ध्यान रखना, यहां पर संसाधन आ रहे थे, संसाधन का मतलब कुछ भी, चाहे आपकी कृषि भूमि हो, चाहे आपकी खनिज वाली भूमि हो, चाहे कैसे भी हो। और पोषण घनत्व में क्या लेंगे आप? कुल जनसंख्या। लेकिन पोषण कहां से प्राप्त कर रहे हैं? कुल कृषि भूमि से नहीं कर रहे हैं, कुछ पे आप चारा भी उगा रहे हैं, कुछ पे नकदी फसलें भी कर रहे हैं। तो यहां पर आएगा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। तो रटे मत, समझे आप।
ये आर्थिक घन तो कहां से ले रहे हैं? कृषि संसाधन से ले रहे हैं। काय को कृषक के अंदर कृषि भूमि दोनों अनुपात में आएगी, लेकिन यहाँ कुल जनसंख्या आएगी, कृषक जनसंख्या आएगी। और पोषण में आप भोज्य फसलों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके पास में ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुचारण में कोई 3 अंतर बताइए। 3 अंतर, काफी अंतर है, 3 तो क्या बताएं। देखिए पहला अंतर, अगर हम बात करें चलवासी पशुचारण और एक इधर बात करें वाणिज्यिक पशुचारण, वाणिज्यिक पशुचारण, पहला अंतर, ये एक जीवन निर्वाह व्यवसाय है। ये क्या है? जीवन निर्वाह व्यवसाय है। जबकि ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ये व्यापार के लिए किया जाता है, व्यापार का उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा, यह बड़े क्षेत्र में प्रकृति के साथ किया जाता है, प्रकृति के साथ किया जाने वाला व्यवसाय है। जबकि इसमें क्या होता है? बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं, जिसमें खंडों में बांट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसे रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और क्यों करते हैं? जैसे कि क्या होता है कि अति पशुचारण को रोक सके। अच्छा, इसके साथ में क्या होगा? यहां पर क्षेत्र विशेष के हिसाब से, क्षेत्र विशेष के अनुसार पशुओं को पाला जाता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आप गाय और बैल लेंगे, मरुस्थल में आप भेड़ ले सकते हैं, ऊंट ले सकते हैं, आप रेंडियर ले सकते हैं। कहां पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में। जबकि यहां पर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। कुछ बहुत अंतर कर सकते हैं बेटा। अच्छा, इसमें क्या सकते हैं? इसमें ये प्रकृति के साथ क्या आता है? तो इसमें अधिक कम पूंजी व तकनीक के साथ किया जाने वाला, कम तकनीक के साथ किया जाने वाला व्यवसाय है। जबकि ये अधिक पूंजी व वैज्ञानिक तकनीक के साथ किया जाने वाला व्यवसाय है, वैज्ञानिक तकनीक के साथ किया जाने वाला व्यवसाय। आपको कई अंतर लिख सकते हैं। आप एक अंतर ये भी लिख सकते हैं, यहां पशुओं के स्वास्थ्य व प्रजनन पर इतना ध्यान नहीं दिया था। स्वास्थ्य प्लस प्रजनन पर वैज्ञानिक विधियों से ध्यान नहीं देता, जबकि यहां पर इनके स्वास्थ्य व प्रजनन पर वैज्ञानिक विधियों से ध्यान दिया जाता है, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ा इसमें लिख सकते हैं, सबसे बड़ा इसमें लिख सकते हैं इनके क्षेत्र, इसका क्षेत्र जो होगा चलवासी का, वो होगा आपके मरुस्थल, इसमें अरब का मरुस्थल, यानी इसमें क्षेत्र आएंगे आपके निम्न अक्षांश के क्षेत्र प्लस उच्च अक्षांश के क्षेत्र। इसमें आपके अरब का मरुस्थल हो गया, आपके थार का मरुस्थल हो गया, आपके सहारा का मरुस्थल हो गया, आपके गोबी का मरुस्थल हो गया। दूसरा इसमें हो गया कालाहारी मरुस्थल प्लस मेडागास्कर, और तीसरा हो गया आपका साइबेरिया व ग्रीनलैंड। जबकि इसमें आएगा आपका क्षेत्र आएगा आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें आपने प्रेरी की बात कर सकते हैं, आप पंपास की, आपके स्टीपिस की, वेल्स की बात कर सकते हैं। अंतर यहां भी खत्म नहीं हुए, अंतर और भी कर सकते हैं कि यहां पर इस वर्तमान में चलवासी पशुचारण जो है इसको प्रतिबंध कर दिया गया है, जबकि ये पशुचारण जो है यूरोपीय देशों में किया जाता है। आप और कर सकते हैं कि चलवासी पशुचारण के अंदर पर्यावरण समस्या होती है ना, जबकि इसके अंदर क्या होता है? ऐसी समस्या नहीं होती, क्योंकि खेतों को छोटे-छोटे क्षेत्रों को, जो बड़े-बड़े बाड़े होते हैं उनको छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं, इनको हम रेंच कहते हैं। तो काफी इसमें अंतर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। अब पतनों के प्रकार पूछ रहे हैं। देखो पतन क्या होते हैं अपन बात कर चुके हैं, पतनों के प्रकार, ठीक है। आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि पतन क्या होते हैं। पतन एक समुद्र के पास पे कटे फटे भाग होते हैं, जहां पर जहाज आते हैं और अपना व्यापार, जहाज आते हैं अपने माल उतारते हैं और अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, हाँ एक लाइन डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाइन रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ये प्रवेश द्वार होते हैं। बस एक लाइन डाल दीजिए, आपको उसी में पता लग जाएगा कि पतन क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं। पहला पतन कौन सा है? तेल पतन। पहला कौन सा है? तेल पतन। क्या होते हैं तेल पतन? इनको टैंकर पतन भी कहते हैं। यहाँ तेल का भंडारण होता है, तेल का परिवहन होता है, तेल का परिशोधन होता है, ये काम किया जाता है। जैसे हम बात करें वेनेजुएला के अंदर है माराकाइबो,
आपके वेनेजुएला के अलावा ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में क्या है आपका एस्खीरा, ये बात कर चुके हैं हम पहले भी, एस्खीरा। आपका लेबनान, लेबनान में है आपका त्रिपोली, और आपका ईरान, ईरान में है अबादान। ठीक है, अबादान, ये आपका पतन हो गया। दूसरा पतन कौन सा है आपका? दूसरा पतन देखिए तेल पतन हो गया। दूसरा पतन हम इस पे लिख सकते हैं जिसको कहते हैं मार्ग पतन। मार्ग पतन, ये लंबी समुद्री दूरी में विश्राम के केंद्र होते हैं। ये लंबी दूरी समुद्री दूरी में विश्राम के केंद्र होते हैं, जहां पर जहाज रुकते हैं, वहां पर उनमें तेल पानी लिया जाता है, खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता है, और पेट्रोल यानी ईंधन भराया जाता है, ईंधन भराया जाता है। जैसे अदन जो हमारे सऊदी अरब के पास में है, होनोलुलु ये भी आपके प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के पास में है। ये सब पतन क्या है? मार्ग पतन है, अदन है, होनोलुलु। तीसरा है आपका आंत्रपो पतन। कौन सा? आंत्रपो पतन। ये पतन क्या होते हैं? ये एकत्रण पतन होते हैं, एकत्रण पतन होते हैं। यहां पर दूसरे देश को जो निर्यात करने वाली वस्तु होती है, जो बेची जाने वाली वस्तु होती है, वो लाई जाती है, इकट्ठा की जाती है, फिर उनको बेचा जाता है। जैसे हम बात करें यहां पर, इसके अंदर आप समझिए, यहां पर आप बात करेंगे तो जैसे आपके पास में है एशिया का जो आंतरिक पतन है वो है सिंगापुर। ठीक है, आपके जैसे मान लीजिए हम बात करें यहां पर यूरोप में बात करें तो यूरोप में है रोटरडम, है ना? यूरोप में कौन सा हो गया? रोटरडम हो गया। तो ये आपके आंतरिक पतन है। चौथा आपका है जिसको हम कह सकते हैं नौसेना पतन। नौसेना पतन, देखिए सब कार्यों के आधार पे है। सब कैसे? कार्यों के आधार पे। आप समझिए, आपने एक स्पेशल लाइन डाल दी कि पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग होते हैं, यहाँ पर जहाज आते हैं और अपना व्यापार करते हैं। फिर आपने ये पतनों के प्रकार लिख दिया आराम से। अब नौसेना पतन क्या होते हैं? ये सामरिक महत्व के पतन होते हैं, जहां पर जहाजों की मरम्मत की जाती है, जहाज आते हैं, जहाज नौसेना जो जहाज होती है उनकी मरम्मत की जाती है। और ये जो हमारे भारत में दो ही नाम ले रखे हैं, कोच्चि और एक कारवाड़। कोच्चि और कारवाड़, ये दो पतन हमारे हैं जो नौसेना पतन के अंदर। ठीक है, अगला अगला आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, अगला हम उसको लेंगे जिसमें हम ले सकते हैं कि पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन, देखिए पैकेट स्टेशन क्या होते हैं? ये होते हैं कि छोटी समुद्र के अंदर जल मार्ग में छोटी दूरी को तय करने वाले जो मार्ग होते हैं, जो होते हैं उनको हम पैकेट स्टेशन कहते हैं। यानी समुद्र में छोटी दूरी को तय करने के लिए, तय करने में इन पतनों का उपयोग होता है। और ये पतन क्या होते हैं कि छोटी दूरी को तय करते हैं। जैसे हम बात करें, अगर आप नक्शे को थोड़ा सा देखेंगे तो इंग्लैंड, आपके यहां पर फ्रांस जैसे मान लीजिए फ्रांस है, और यहां पर जैसे इंग्लैंड है, बीच में उत्तरी सागर है, इंग्लिश चैनल है, बीच में इंग्लिश चैनल है, यह आपका इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड में तो पतन है जिसका नाम है डोवर पतन। क्या नाम है? डोवर पतन, इंग्लैंड में। जबकि यहां पर फ्रांस में जो पतन है उसका नाम है कैलाइस पतन। क्या नाम है उसका? कैलाइस पतन है, उसका नाम क्या है? कैलाइस पतन। यहां पर है डोवर पतन, ये कैलाइस पतन। ये उदाहरण दे सकते हैं। यानी पैकेट, और इनको क्या कहते हैं? इन्हीं को हम फेरी पतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरी पतन भी कहते हैं। यानी पैकेट स्टेशन समुद्र में छोटी दूरी को तय करने के लिए एक पतन होते हैं। जिससे हम उदाहरण दे सकते हैं, जो समुद्र दूरी में जो छोटी दूरी में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ते हैं। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश चैनल जो है उसके एक छोर पर डोवर पतन जो इंग्लैंड में है, और कैलाइस पतन कहां पर? आपके फ्रांस में। इनको फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। अभी जो कल वाला पेपर था उसमें किया था, और आपको दोबारा बता देता हूं। समस्याएं कई हैं, जैसे अनियमित मानसून है, अनियमित मानसून है, ये आप लिख सकते हैं। उन्होंने 3 समस्याओं की बात करी। आप निम्न उत्पादकता भी ले सकते हैं, निम्न उत्पादकता भी ले सकते हैं। आप इसमें भूमि सुधार आंदोलन भी ले सकते हैं, उसकी कमी, भूमि सुधार आंदोलनों की कमी भी ले सकते हैं। कई हैं आपके पास में। चौथा आप ले सकते हैं इसमें, जोतों का आकार छोटा है, जोतों का आकार छोटा है, आप ये भी ले सकते हैं। साथ में आप इसमें ले सकते हैं आप जोतों का आकार छोटा है। फिर आपके वित्तीय साधनों की कमी है, ऋणग्रस्तता है, इसके साथ ही ऋणग्रस्तता है। फिर आप एक ले सकते हैं इसमें भूमि का निम्नीकरण है, भूमि का निम्नीकरण है।
ठीक है, तो कई प्रकार है, लेकिन आप पहले शुरू कैसे करेंगे? आप यूं करेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है प्राचीन काल से, जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर निर्भर होने के कारण हमारी कृषि में कई समस्याएं पाई जाती है जो निम्न प्रकार है, और फिर आप इन प्रकारों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, किन्हीं तीन प्रदूषणों के प्रकार और उनके स्रोत लिखिए। किन्हीं तीन प्रदूषणों के प्रकार उनके स्रोत लिखिए। बेटा देखो ये क्वेश्चन वैसे 9th क्लास का है, फिर भी आप देखें पहले बात, प्रदूषण क्या होता है कि जब पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं जिससे उस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना में बदलाव आता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। पहला प्रदूषण है आपका जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण। और आप इसमें लिखेंगे जल प्रदूषण में कि जब जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण, अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण, अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण उनके प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन आता है, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। स्रोत पूछे सभी में एक ही आएंगे, इसका आएगा तो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और इसका आएगा फिर दूसरा आएगा मानव जनित स्रोत, मानव जनित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा? प्राकृतिक स्रोत में आप कह सकते हैं इसमें जल प्रदूषण में धूल आप कर सकते हैं, राख है उनके मिल जाने के कारण, पेड़ पत्तियां होती हैं, सड़े गले अंश होते हैं, जानवरों के मिल जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। और मानव जनित में क्या होगा? आपके घरेलू अपशिष्ट, आपके औद्योगिक अपशिष्ट, आपके घरेलू हो गया, औद्योगिक हो गया, कृषि अपशिष्ट के मिल जाने के कारण आपका जल प्रदूषित हो जाता है। वैसे मानव जनित स्रोत को हम इसमें आगे कर देता हूं मैं कि मानव जनित स्रोत है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट, उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट। दूसरा आप कह सकते हैं कृषि अपशिष्ट। तीसरा आप कर सकते हैं सांस्कृतिक व धार्मिक अपशिष्ट, सांस्कृतिक व धार्मिक प्रदूषण। कैसे? आप देखते हैं कि जब कुंभ का मेला बढ़ता है या कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है किसी भी धर्म में, तो वहां पर जनसंख्या आती है तो कुछ गंदगी भी करती है, प्रदूषण भी होता है, और वो सीधा जल में चल जाता है। तो आपका जल प्रदूषण क्या होगा? जल प्रदूषण जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण, हर में ये लिखिए आप, उसके प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ जाता है, उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, मानव जनित स्रोत तीन प्रकार का होता है, उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और सांस्कृतिक व धार्मिक प्रदूषण। दूसरा आप इसमें ले सकते हैं, जल प्रदूषण के बाद में आप क्या कर सकते हैं? आप वायु प्रदूषण कर सकते हैं, वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण में भी क्या लिखेंगे आप कि जब वायु के अंदर अवांछनीय पदार्थ जैसे धूल है, राख है, कल का मतलब धुआं है, यातायात के साधनों से निकला धुआं है, उनके मिल जाने से उसमें जो प्रदूषण होता है, उसमें जो परिवर्तन आता है, उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और ये भी दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्राकृतिक जनित और एक होता है मानव जनित। प्राकृतिक जनित में आप करेंगे वही धूल, राख, ज्वालामुखी से या भूकंप से निकली राख, धूल, इनके मिल जाने से होता है। और मानव जनित के अंदर देखिए, अभी वायु शुद्ध है, एकदम से तूफान आता है तो मिट्टी उड़ती है, तो वो भी एक तरीके से प्रदूषण है, मनुष्य ने नहीं किया, प्रकृति ने किया, इसलिए इसमें आ जाएगा। मानव जनित में आएगा आपके कल कारखानों से निकला हुआ धुआं, आपके यातायात के साधनों से निकला हुआ धुआं, आपके जैसे फ्रीज है या फिर आपके रॉकेट है, इनके द्वारा जो आपके कार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, उससे जो ओजोन परत में नुकसान हो रहा है, तो वो सब इसमें आ जाएगा। तीसरा आप बड़े स्तर पर पढ़ चुके हैं, इसको क्वेश्चन भी अलग से आया है, भूमि निम्नीकरण भी कह सकते हैं इसको, भूमि निम्नीकरण भी कह सकते हैं, या इसका नाम भूमि प्रदूषण भी डाल सकते हैं। भूमि प्रदूषण क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या के बसाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है, तब वहां पर मृदा लवणता, मृदा क्षारीयता, मृदा का अपर्दन आदि समस्या उत्पन्न होती है, उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और भूमि निम्नीकरण समझ रहे हैं आप? इसमें ध्यान रखना, आप इसमें क्या लिखेंगे कि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग करते हैं, भूमि का क्या करते हैं? गहनतम उपयोग करते हैं, तो समस्या उत्पन्न होती है। क्या क्या होती है? भूमि क्या होती है? वो लवणता हो जाती है, वो क्षारीयता हो जाती है ना, भूमि का कटाव हो जाता है, उसको भूमि निम्नीकरण हम कहते हैं। और इसके दो स्रोत हैं, वापस वही प्राकृतिक जनित और एक मानव जनित। प्राकृतिक जनित में क्या होगा? प्राकृतिक जनित में आपके जैसे मरुस्थल है वो आ जाएंगे, पठार है, पर्वत है, बंजर भूमि, वो सब आ जाएंगे। मानव जनित में तो
आप कुछ भी ले सकते हैं। मानव गणित में आप ले सकते हैं अति पशुचारण ले सकते हैं, वनों का कटाव ले सकते हैं, आप इसमें ले सकते हैं जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ले सकते हैं, अधिक सिंचाई के कारण सेम की समस्या है, वो आप इसमें ले सकते हैं। तो काफ़ी कारण ले सकते हैं। अब इनके रोकने के उपाय, वो भी आप जानते हैं, अभी पढ़ा था हमने भूमि उन्मुखीकरण में कि आपको वनों को उगाना पड़ेगा, वनारोपण करना पड़ेगा, अति पशुचारण पर नियंत्रण करना पड़ेगा, जिससे नुकसान है वही आप लिख दीजिए। सोचना क्या है इसमें? आपको क्या करना पड़ेगा? जो चारागाह है उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, जैविक खेती करनी पड़ेगी, रासायनिक खेती कम करनी पड़ेगी, हाँ? और भूमि को उपजाऊ होने के लिए उसको प्रति छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप इस पे ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आपका द्वादश परीक्षा पेपर किया वो समझ में आया होगा। अब तक हम लगभग 10 पेपर कर चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, निसंदेह इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होंगे और आगे मैं आपके लिए कुछ दिनों के अंदर कुछ विशेष लेकर आऊंगा जो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। आप बिल्कुल अपना विश्वास बनाए रखिए। मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा और मैं आपके लिए कुछ भी काम आ सकूं, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। थैंक यू बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।